नमस्कार साथियों, मैं कार्तिका पब्लिक का लेखक सिकवाल सर एक बार पुणे आपका न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये अच्छे से पता है कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती का बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और उसी को मद्देनजर रखते हुए न्यू कैरियर एकेडमी निरंतर शिक्षा मनोविज्ञान अथवा मैं यूँ कहूँ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी निरंतर चलायमान रखी हुई है। उसी के तत्वाधान को मद्देनजर रखते हुए साथियों, मैं आज आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान अथवा मैं यूँ कहूँ मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हो सकता है कि आगामी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बहुत सारे सवाल हो सकता है कि कम से कम आपको आप अब तक जो तैयारी की है उसका स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी क्या हो, उपयोगी हो। तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नों की भाग 8 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, आप और हम दोनों साथ में। तो देखिएगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। क्या है? क्या वो केंद्र बालक है, क्या वो केंद्र शिक्षक है, या शिक्षक की विधि है, या पाठ्यक्रम है। बिल्कुल साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? वो होता है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या माना गया? बालक को केंद्र माना गया, क्योंकि मनोविज्ञान जैसे ही शिक्षा में प्रवेश की तो सारी की सारी शिक्षा को क्या कर दिया? बाल केंद्रित बना दिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या माना गया? बालक माना गया, अथवा हम यूं कहें शिक्षार्थी को माना गया। किसको माना गया? शिक्षार्थी को माना गया। यह शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। शिक्षक होगा नहीं, शिक्षण की विधि नहीं है, वो तो केवल उसका क्या हो सकता है? शिक्षक का तरीका हो सकता है, और पाठ्यक्रम जिसे विषय वस्तु कहते हैं, और ये भी नहीं होगा। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो माना गया साथियों, वो क्या माना गया? वो बालक को माना गया। बालक को केंद्र में रखकर सिखाने की बात कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान इस बात को प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो किसको माना गया? बालक को माना गया। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। बिल्कुल साथियों, अब तक एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की, ये कई बार पूछा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मनोविज्ञान की जो विश्व की प्रयोगशाला है वो किस शहर में स्थापित की। यदि उस शहर की यदि बात करें तो पहला ऑप्शन आपके दिया हुआ बर्लिन, दूसरा है बोस्टन, तीसरा है फ्रैंकफर्ट और चौथा है लिपजिंग। तो बिल्कुल जो बर्लिन शहर है साथियों, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई। यहाँ पर तो खेल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसकी खेल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला यहाँ स्थापित हुई थी, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान की। तो खेल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला यहाँ स्थापित की गई थी साथियों। कौन से शहर में स्थापित की गई? ये बर्लिन शहर था। अब वहाँ पर ये खेल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई। इसका मतलब मनोविज्ञान की प्रयोगशाला यहाँ स्थापित नहीं की। अब आता बोस्टन। हालांकि बोस्टन के क्षेत्र में कुछ मनोविज्ञान को लेकर कुछ तथ्यात्मक या फिर जानकारियाँ कुछ उल्लेख जरूर होता है, इससे ज़्यादा इसमें बोस्टन में कोई उल्लेख नहीं है। फ्रैंकफर्ट जो द्वीप था उस पर यदि देखा जाए तो सूझ के जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे उन्होंने ही वहाँ फ्रैंकफर्ट द्वीप पर काफ़ी कुछ कार्य किए थे, जिसमें कोलर का नाम भी आता है, इसी के अंदर मैक्स वर्दीमर का नाम भी आता है। और इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ तो मैक्स वर्दीमर भी आ गया, कोलर भी आ गया। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने फ्रैंकफर्ट द्वीप पर कुछ अपन यूँ कह सकते हैं कि लगभग ये जो सूझ के सिद्धांत पर कार्य करने से पहले ये लोग मिले थे। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि लेकिन प्रयोगशाला को लेकर कोई चर्चा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बता? लिपजिंग जो शहर था 1879 में, और यहाँ ये जर्मनी का एक शहर था जहाँ पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई। मनोविज्ञान की क्या हुई साथियों? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई।
प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो बिल्कुल यहाँ आंसर जो होगा, आपका आंसर क्या होगा, डी जो है, डी जो ऑप्शन है वो साथियों बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन की पर कि मनोविज्ञान व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद के बारे में सर्वाधिक जो व्यक्ति ने बात कही वो कौन था? क्या वो जॉन डीवी था, कॉलर था, विलियम जेम्स था, वाटसन था? देखो साथियों, सारे के सारे जो चारों ऑप्शन हैं ये व्यवहारवादियों से संबंधित है, लेकिन मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को सर्वाधिक लोकप्रिय जिस व्यक्ति ने बनाया वो व्यक्ति था जेबी वाटसन। कौन था? जेबी वाटसन जो था, इसने मनोविज्ञान में सर्वाधिक व्यवहारवाद पर सर्वाधिक कार्य किया। तो व्यवहारवाद का इसे क्या कहते हैं? इसे व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का क्या कहा गया? जनक भी कहा गया। अब चीज आती है, इसे व्यवहारवाद का तो भले ही जनक कहा दिया गया, विलियम जेम्स तो जो था वो क्या था? प्रकार्यवाद पर कार्य किया था, तो प्रकार्यवाद की मीमांसा कहा गया। कोलर जिसे अंतर्दृष्टि पर कार्य किया था, और आपके जॉन डीवी था एक दार्शनिक विचारधारा वाला व्यक्ति था, दार्शनिक वैचारिक व्यक्ति था, दार्शनिक वैचारिक व्यक्ति अर्थात दार्शनिक विचारधारा व्यक्ति था। तो बिल्कुल व्यवहारवाद का संबंध केवल किससे है साथियों? डी ऑप्शन वाटसन से है। तो इस दृष्टि से विलियम जेम्स होगा नहीं, कोलर होगा नहीं, जॉन डीवी होगा नहीं। तो आंसर साथियों इस क्वेश्चन का जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? जेबी वाटसन, जिसे व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं, इसे व्यवहारवाद की कुंजी भी कहा गया। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि व्यवहारवाद की कुंजी किसे कहा गया? तो व्यवहारवाद की कुंजी जो है वो जेबी वाटसन को कहा गया। अगले क्वेश्चन पर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे है, अर्थात मनोविश्लेषण के बारे में जिस व्यक्ति ने चर्चा की उस व्यक्ति का नाम क्या है? क्या वो अल्फ्रेड एडलर है, क्या वो सिगमंड फ्राइड है, क्या वो पॉल जुंग है, या गॉर्डिनर है? बिल्कुल अपन नीचे की क्रम से चल रहे हैं कि बात करते हैं हम चौथे ऑप्शन की। तो मनोविश्लेषण का प्रतिपादन गार्डनर ने नहीं किया था। गार्डनर ने तो केवल बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो गार्डनर जो व्यक्ति था उसने केवल क्या किया साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। उसके बाद कुछ समय बाद 8वां और 9वां प्रकार भी जोड़ा गया। कॉल जो था वो विश्लेषणवाद पर काम किया था। इसने किस पर किया था? विश्लेषणवाद पर काम किया था। और ये कॉल जुंग फ्राइड का शिष्य था। फ्राइड का क्या था? फ्राइड का शिष्य था। सिगमंड फ्राइड का शिष्य कौन था? ये कॉल जुंग जो था ये सिगमंड फ्राइड का क्या था साथियों? शिष्य था। और सिगमंड फ्राइड था जिसने मनोविश्लेषण पर कार्य किया था। सिगमंड फ्राइड ने किस पर कार्य किया था? मनोविश्लेषणवाद का प्रेरक भी कहते हैं। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का क्या कहते हैं साथियों? प्रेरक। और यहाँ पर सवाल भी यही पूछा जा रहा कि मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा कि सिगमंड फ्राइड ने किया था। अल्फ्रेड एडलर जो था, एडलर जिस व्यक्ति ने, यदि देखा जाए, एडलर ने कई व्यक्तियों के साथ, कई मनोवैज्ञानिकों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसने कार्य किए थे। और हम व्यक्तित्व के यदि विधियों की बात करें तो व्यक्तित्व की विधियों के अंतर्गत भी इस एडलर का काफी योगदान था। इसका मतलब व्यक्तित्व से संबंधित कौन था? व्यक्तित्व से संबंधित जो था वो था आपके एडलर। व्यक्तित्व से संबंधित व्यक्ति जो था वो अल्फ्रेड एडलर था, जिसने व्यक्तित्व मापन की विधियों में काफी योगदान दिया था। तो बिल्कुल ये एडलर मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है, पॉल जुंग भी नहीं है, और गार्डनर भी नहीं है। तो केवल सिगमंड फ्राइड था जिसे मनोविश्लेषण का वाद का प्रेरक बिंदु भी माना जाता है। तो बी ऑप्शन को क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए।
शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की कैसे सहायता करता है? पहला ऑप्शन है विकास की विशेषताओं को समझने में, दूसरा है व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, चौथा है बालकों की समस्याओं को समझने में और पांचवा है उपयुक्त सभी। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। बिल्कुल, बच्चे के विकास के स्तर अनुसार उसे कैसे सिखाया जाए इसको समझने में भी कौन योगदान करता है? शिक्षा मनोविज्ञान योगदान करता है किसकी? शिक्षक की। तो पहला ऑप्शन भी क्या है साथियों? करेक्ट है। दूसरा है कि उस शिक्षक की कक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक बालिकाएं बैठे हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक बालिकाओं को समझने में भी क्या है? सहायक है। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक व बालिकाओं को समझने में क्या है? सहायक है। तो इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? योगदान देता है। तो ये भी सही है। फिर बालकों की क्या समस्या है, यानी कि बालकों की यानी अधिगमकर्ता की, सीखने वाले अधिगमकर्ता की समस्या को समझने में भी क्या है? समस्या को समझने में भी क्या है साथियों? समझने में भी सहायक है। तो इस दृष्टि से जब तीनों ही कथन सत्य हो रहे हैं तो आंसर नेचुरल है। डी आंसर इसका क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान इन तीन प्रकार के तथ्यों को जानने समझने में बहुत ही क्या माना गया? महत्वपूर्ण माना गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? हालांकि ये सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया था कि ये परिभाषा है कि आखिर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है, ये कथन किसने कहा? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का कथन है, ये स्किनर का कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्किनर ने अधिगम को लेकर भी कथन कहा, हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान को भी लेकर कथन कहा। स्किनर तो ये कहता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर क्या कहता है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का क्या करना? अनुभवों का वर्णन करना है। तो इस दृष्टि से ये कथन होगा नहीं। और पील मोदे जो था इसने एक बात कही, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये बात किसने कही थी? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। पील मोदे का कथन क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ पर इसी व्यक्ति के कथन को पूछा गया, तो बी आंसर क्या होगा? सही हुआ। पिलिसबर्ग वे व्यक्ति था जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वाधिक उच्च कोटि की परिभाषा क्या बताई थी? व्यवहारवाद की बताई थी। क्या बताई थी? व्यवहारवाद की बताई थी। और ब्रूनर जो था साथियों, और इसने लगभग अगर देखा जाए निर्मितवाद पर कार्य किया था। इसने निर्मितवाद को लेकर कथन कहे थे। तो ये भी नहीं होगा, आंसर केवल क्या होगा? पील मोदे बिल्कुल सही माना जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है, इस कथन को कहने वाला जो शख्स था या जो शख्सियत थी वो क्या थी? पील थी। पील मोदे के द्वारा ये कथन कहा गया। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहने का मतलब यह है साथियों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान के महत्व को लेकर यहाँ 4 बातें बताई गई, उनमें से कौन सी सही है?
तो शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थी को जानने में सहायक होता है। मनोविज्ञान का महत्व है कि मनोविज्ञान शिक्षार्थी को समझने में सहायक है। फिर शिक्षक को स्वयं को जानने में भी मनोविज्ञान का योगदान है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। फिर है प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया को बनाने में भी क्या है, मनोविज्ञान का योगदान है, ये भी सही है। और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, यहाँ व्यावसायिक शब्द आएगा। तो शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में भी क्या है, एक किस तरह से अपने व्यवसाय में उच्च कोटि का लाए, इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का या मनोविज्ञान का योगदान है, तो यह कथन भी सही है। इस दृष्टि से पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि यहाँ तो 3 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये कथन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कथन क्या, चारों ही सत्य है। इस वजह से जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही। या फिर मैं यूं क्यों, जो ये डी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। मतलब कि ये चारों ही ऑप्शन जो है सही है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपके 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 में चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का आखिर उद्देश्य क्या है या लक्ष्य क्या है। शिक्षण विधि में सुधार करना, दूसरा बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, या शिक्षण सामग्री में सुधार करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, बालक को केंद्र में रखकर बात कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से किसको माना गया, बालक को माना गया। तो इस दृष्टि से बालक का संपूर्ण विकास ही क्या इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल बे आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो शिक्षण विधियों में सुधार की बात कहता जरूर है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। बालक के सामाजिक स्तर में सुधार की भी बात कहता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री जो है उसमें सुधार लाने की बात कहता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपको प्रश्न लग रहे होंगे कि आपको आते होंगे, बहुत ही सरल है, लेकिन वहाँ जब एग्जाम में अपन बैठते हैं उस समय हमें चारों ही ऑप्शन क्या लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि चारों ही सत्य होगा, जबकि उनमें से एक का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं और सह क्षमताओं का अध्ययन करता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की स्वयं की क्षमताओं और अन्य लोगों की क्षमताओं का भी क्या करता है, अध्ययन। तो यहाँ पर एक शब्द आया अंतर्निहित और अन्य क्षमताओं, तो इसका अध्ययन करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं में या समूह की विभिन्नता में, व्यक्तिगत क्षमताओं में और व्यक्तिगत से क्षमताओं में। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा, क्योंकि एक शब्द आता है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2। कौन सी, एक तो हो गई साथियों अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता, एक क्या हो गई अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता, और एक क्या हो गई अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही सेम लग रही, जबकि दोनों ही क्या है साथियों, अलग अलग है। कैसे, अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध आपके स्वयं के, आप स्वयं क्या हो, आपके शरीर, आपके संवेद, इसके अलावा आपके अंदर जो भी मानसिक योग्यता है, आपको स्वयं को क्या होता है कि हमें ये योग्यता है या नहीं। और अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता इसका मतलब है दूसरों के विचार, दूसरों के विचारों के आधार पर क्या करते हो आप, दूसरों के विचारों के आधार पर आप अपने आप में परिवर्तन चाहते हो। तो अंत्य व्यक्ति इन दोनों का संबंध किससे है, अंतर्निहित का मतलब अंत्य व्यक्ति से है, और सह क्षमताओं का संबंध किससे है, अंत्य व्यक्ति से अन्य लोगों से।
तो इन दोनों का अध्ययन किसमें होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? व्यक्तिगत विभिन्नता से। इसका मतलब यहाँ जो आंसर है आपका ए आंसर क्या होगा साथियों? ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ये सभी अलग है, समूह का होगा नहीं। व्यक्तिगत क्षमता खुद की होगी, अन्य लोगों से क्षमता, तो दोनों अलग अलग ऑप्शन है। जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता में दोनों क्षमताओं का क्या होता है साथियों? योगदान होता है। तो इस कारण यहाँ पर जो आंसर होगा आपके व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर अध्ययन किया जाता है, जो उसमें व्यक्ति की खुद की योग्यता भी रहती है स्वयं की कि वो क्या है, अन्य लोगों से उसमें और क्या क्षमता है उसको भी इसका भान होता है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए यह आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन मनोविज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी 7th में कि आखिर जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान का अध्ययन है क्या मानसिक अवस्था का है या व्यवहार का है, चेतना का है, मन का? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि जब भी जेबी वाटसन का नाम आता है तो इस जेबी वाटसन का जो संबंध है साथियों, आपको पता है जेबी वाटसन ने सर्वाधिक कार्य किस पर किया था? व्यवहार पर किया था। और व्यवहार पर कार्य करने के कारण यहाँ पर चारों ऑप्शन में व्यवहार केवल बी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल यहाँ आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सत्य माना जाएगा। मानसिक क्षमताओं से कोई योगदान नहीं, चेतना से भी नहीं, मन से भी नहीं, क्योंकि चेतना को लेकर कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट था। कौन था? विलियम वुंट। और मन और मस्तिष्क के विज्ञान को लेकर मनोविज्ञान के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने इस पर कार्य किया था उस व्यक्ति की, यदि हम इटली के निवासी पेम्पोनोजी की बात करें तो उन्होंने इस पर काफ़ी चर्चा की थी। तो पेम्पोनोजी की यदि हम बात करते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ पर तो केवल किसकी बात हो रही है? जेबी वाटसन की। तो आंसर जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही और करेक्ट होगा। तो बिल्कुल मनोविज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी में आपको बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिले होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी, और इस प्रश्नोत्तरी को तो हम निरंतर चलायमान रखेंगे। इसके पीछे केवल मोटो साथियों हमारा इतना है कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला है, चाहे वो रिट की तैयारी करने वाला हो या सीटेट की तैयारी करने वाला हो, सेकेंड ग्रेड की करने वाला हो या फर्स्ट ग्रेड की करने वाला हो, कम से कम जो भी विद्यार्थी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला है कौन सी शिक्षक भर्ती की, उसको अपने स्वयं के मूल्यांकन में योगदान हो सके कि अब तक उसने क्या सीखा है और इस विषय पर कैसे पकड़ बनाई जाए। तो बिल्कुल साथियों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।